लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जानते हो कि नहीं? एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम और एक क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या फर्क है? ऐसा एंटीबायोटिक जो कम बैक्टीरिया को कवर कर सके वो नैरो स्पेक्ट्रम होता है, और ऐसा एंटीबायोटिक जो ज्यादा बैक्टीरिया को कवर कर सके वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। बेंजाथीन पेनिसिलिन इज अ टाइप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब इस एंटीबायोटिक से बहुत से बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं, और इट इज लॉन्ग एक्टिंग। और याद रखें इट कैन लॉन्ग लास्टिंग फॉर 4 वीक, इसका इफेक्ट 4 हफ्तों तक रहता है। तो लॉन्ग एक्टिंग है, और दिस इज वंडरफुली बेस्ट वर्क इन केस ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के बारे में एक पॉइंट आप लोग ये याद रखें कि देखिए अ फीवर which leaks the joint but bite the heart। अब देख ये सेंटेंस डॉक्टर ज्यादा बोलते हैं, ऐसा फीवर इसमें जॉइंट लीक होते रहे और किसको बाइट करता रहा? हार्ट को। इसका मतलब ये है कि रूमेटिक फीवर के अंदर जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं ये टेम्पररी होते हैं कि परमानेंट? टेम्पररी। माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस है, आज एक ज्वाइंट है कल दूसरा ज्वाइंट है तीसरा ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट को लीक करता है। रूमेटिक फीवर टेम्पररी इन्वॉल्व द ज्वाइंट, लेकिन ये परमानेंटली किसको कहता है? हार्ट को कहता है। तो रूमेटिक फीवर के अंदर एक दफा अगर हार्ट को कुछ हो जाए इट इज परमानेंट डैमेज, लेकिन ज्वाइंट तो आज ये वाला इन्वॉल्व है तो कल ये वाला है परसों ये वाला है। ये ऐसा फीवर है जिसमें ज्वाइंट टेम्पररी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन हार्ट परमानेंट इन्वॉल्व होता है। तो अ फीवर विच लीक्स द ज्वाइंट बट परमानेंटली बाइट द हार्ट, दैट विल बी विच फीवर? रूमेटिक फीवर। क्लियर है? इसका एक और एमसीक्यूज आप लोग यहाँ पे देखें कि द मोस्ट कॉमन काज, ये भी आता है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर। एनीवन? नहीं। और मोस्ट कॉमन का देखे, वेरी गुड। हार्ट के कितने लेयर्स मैंने बताए? 3, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो मिडल लेयर है ना मायोकार्डियम, इट इज मेड अप ऑफ मसल। ये किससे बना होता है? मसल से। तो मसल हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट द हार्ट, मतलब पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? हार्ट से मिलती है। तो इस पूरी बॉडी को ब्लड देने के लिए हार्ट ने प्रॉपर कंट्रैक्ट करना है, और कंट्रैक्टिलिटी इज डन बाय मायोकार्डियम बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मसल। अगर मायोकार्डाइटिस हो जाए तो मायोकार्डियम खराब होगा तो कंट्रैक्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर हम ब्लड नहीं दे सकेंगे, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, द पेशेंट विल डाई। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर दैट इज नोन एज मायोकार्डाइटिस। ये मायोकार्डाइटिस होता है। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये भी लिख लें, द मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल मेडिसिन में आते हैं, द मोस्ट कॉमन valve to be affected in rheumatic fever is, हाँ जी, answer is mitral valve. Very good. Mitral valve is a valve which is most commonly affected in case of rheumatic fever. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और अगर रूमेटिक फीवर की वजह से वाल्व इफेक्ट हो जाए हार्ट के अंदर, उसको RHD कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीजेस। उसे क्या कहते हैं? रूमेटिक हार्ट डिजीज। इधर थोड़ा सा देखें, फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन हार्ट, इस तरह आप लोग इस इमेजिन करें, कितने चेम्बर्स होते हैं? 4। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, दिस कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह है ना। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा ना, राइट एट्रियम, तो ये ब्लड किसको देगा? राइट वेंट्रिकल को, बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकास्पिड वाल्व। यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकास्पिड वाल्व। लेकिन जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम को आएगा तो ये किसको देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ माइट्रल वाल्व। ठीक है, माइट्रल वाल्व के जरिए देगा। तो माइट्रल वाल्व प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे होता है। अब यहाँ पे पॉइंट देखे, जब ब्लड एक दफा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आए तो फिर इस ब्लड को वापस नहीं जाना चाहिए,
کیونکہ والو allow the blood to flow in one direction. بس اوپر سے بلڈ آ گیا، اس کو آگے جانا چاہیے، واپس نہیں جانا چاہیے. یا تو اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یار یہ والو ہے، مائٹرل والو ہے نارمل، اس سے جناب یہ بلڈ کی کیا ہو رہی ہے؟ فلو. بھائی ایک بندہ ہے، اس کی ہم نے ایکو کی ہے، ایکو ٹیسٹ کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ اور ایکو میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جو مائٹرل والو ہے اب وہ ایسا بن چکا ہے، ایسا. تو بھائی یہ وائڈ ہو چکا ہے کہ نیرو؟ ہاں، اس کا جو ایریا ہے، اسپیس ہے، وہ کیا ہو چکا ہے؟ نیرو. اگر وہ تنگ ہو جائے، نیرو ہو جائے، دس کنڈیشن از کالڈ اسٹینوسس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹینوسس مین نیروئنگ. مائٹرل والو کی نیروئنگ کو مائٹرل اسٹینوسس کہتے ہیں. یا اگر یہ والو ایسا ہو چکا ہے تو یہ کیا ہے؟ وائڈ. وائڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ تو آئے گا صحیح، لیکن یہ والو دوبارہ کلوز نہیں ہوگا. تو جب کلوز نہیں ہوگا تو اس سے بیکورڈ فلو ہوگی کہ نہیں؟ اور بیکورڈ فلو فرام دا وال از کالڈ ریگرجیٹیشن. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریگرجیٹیشن. تو اسٹینوسس کا مطلب یہ ہے کہ والو نیرو ہو چکا ہے، آگے بلڈ نہیں جاتا. ریگرجیٹیشن مین کہ یہ والو دوبارہ کلوز نہیں ہوتا اور اس سے واپس بلڈ جا رہا ہے. یہ فارورڈ ڈیفیکٹ ہے اور یہ بیکورڈ ڈیفیکٹ ہے. اب یہ کوشچن تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی مائٹرل والو ہے، ایوٹک والو ہے، پلمونری والو ہے اور ٹرائکاسپیڈ والو ہے. تو ہاؤ مینی والوز آر دیئر؟ 4. یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے. The most commonly valve to affected in the heart in rheumatic fever is mitral valve. لیکن اگر یہ MCQs آ جائے which of the following condition is most commonly seen in rheumatic fever regarding mitral valve, mitral regurgitation کراتا ہے. یہ کیا کراتا ہے؟ اگر mitral valve خراب ہو جائے rheumatic fever کی وجہ سے تو یہ mitral valve کو اتنا بیڈلی ڈیمیج کرے گا کہ وہ دوبارہ کلوز نہیں ہوگا. تو اس سے بیکورڈ فلو ہوگی کہ نہیں؟ So that will lead to mitral valve regurgitation. تو مائٹرل والو کے نیچے آپ لوگ صرف سمپلی اپنے آپ کو سمجھانے کے لکھے مائٹرل والو ریگرجیٹیشن کہ بھائی جو بندہ رومیٹک فیور کے آ جائے تو اس میں مائٹرل والو کیا ہوگا؟ ریگرجیٹیشن. If mitral valve is affected due to rheumatic fever, especially the condition will be considered as rheumatic heart diseases. اس کو ہم پھر rheumatic heart disease کہتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ تو رومیٹک فیور کے بارے میں مین پوائنٹس ہے. لیکن بہت کامن کوشچن آتا ہے rheumatic fever is left by the examiner to ask in different angles, but joint involvement, skin involvement, whenever these symptoms are seen after 2 to 3 weeks of sore throat episode, think about which fever? Rheumatic fever. Rheumatic fever کے اندر choice of antibiotic we should know benzathine penicillin. It is one of the long acting penicillin. clear ہے جی؟ یہ رومیٹک فیور کے بارے میں مین پوائنٹ تھے. اس کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ دے دے کارڈیک ٹیمپوناٹ کہ واٹ از مینڈ بائی کارڈیک ٹیمپوناٹ. کارڈیک ٹیمپوناٹ کیا ہے اور اس کے جناب مین پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ سی بی ایس ختم ہوگا انشاءاللہ، اس میں ٹیسٹ بھی لیں گے. ٹھیک ہے. اوکے جی. تو نیکسٹ آپ لوگ لے کے واٹ از کارڈیک ٹیمپوناٹ. کارڈیک ٹیمپوناٹ. ٹھیک ہے. اینی ون کین ٹیل می واٹ از کارڈیک ٹیمپوناٹ؟ کسی کو پتہ ہے یا کوئی آپ لوگوں کو کلو ہے اس کے بارے میں کہ کارڈیک ٹیمپوناٹ سے کیا مراد ہے یا کارڈیک ٹیمپوناٹ ہے کیا چیز، اس کی کازز کیا ہے، یہ ہوتا کیسا ہے؟ سو اف سم ون کین کمنٹ. ٹرائیڈ ہوتا ہے. لیکن excess fluid in pericardial cavity, excess fluid in pericardial cavity leading to compression of ventricles and impaired mean خراب کرنا, impaired their diastole. Diastole is known as cardiac tamponade. Is known as cardiac tamponade.
ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ऐसा कंडीशन है जिसमें एक्सिस फ्लूइड की वजह से वेंट्रिकल कंप्रेस हो जाए और उसकी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनाट। अब देखिए बहुत आसान, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हार्ट, ये हार्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ हार्ट 4 चेम्बर्ड। अब ऊपर 2 एट्रियाज होती है और नीचे 2 वेंट्रिकल्स होती है, इस तरह ना। अब देखिए आप लोग इमेजिन करें, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट तो वैसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर है, इसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। हार्ट है और इसके बीच मतलब दोनों साइड पे क्या है, लंग्स है। लेकिन हार्ट जिस कैविटी के अंदर खुद पड़ा है ना, इसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। कौन सा कैविटी? पेरिकार्डियल कैविटी। तो हार्ट इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल कैविटी। अब यहाँ पे देखें, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल कैविटी इज अप टू 30 to 50 ml। कितना होना चाहिए? 30 से 50 ml। हार्ट के इर्द गिर्द एक छोटी सी कैविटी है, सैक है, जिसके अंदर पानी है और उस पानी की नॉर्मल मकदार 30 से लेके कितना ml होगा? 50 ml। इसका फायदा क्या है? नंबर 1, इट रिड्यूस फ्रैक्शन। हार्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस फ्लूइड की वजह से जो फ्रैक्शन है वो कम होकर इट अलो द हार्ट टू इजीली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, इस फ्लूइड के जरिए कुछ इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस आ भी जाए तो वो हार्ट को कुछ नहीं कह सकते, इसको इधर उधर करके उसको स्टेबिलिटी नहीं देता। तो देयर आर लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर पेरिकार्डियल कैविटी। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन जिसमें एक्सिस फ्लूइड आ जाए, द वर्ड इज एक्सिस फ्लूइड इन पेरिकार्डियल कैविटी या सैक, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये नाम सुना है क्या? नहीं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इफ्यूजन इज द वर्ड यूज फॉर एक्सिस अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। अब इधर देखें, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर 50 ml से ये फ्लूइड बन गई है 100 ml। तो जितना फ्लूइड बाहर ज्यादा होंगे तो बाहर से इस हार्ट को कंप्रेस करेंगे कि नहीं? भाई बाहर आपने पानी ज्यादा किया तो ये पानी इधर से प्रेशर लगाएंगे कि नहीं? तो एक्सिस फ्लूइड की वजह से किस पे प्रेशर लगेगा? वेंट्रिकल्स पे। और जब ये वेंट्रिकल प्रेशराइज होंगे तो ये साइज में छोटे रह जाएंगे कि बड़े हो जाएंगे? छोटे। तो जब ये छोटे रह जाएंगे इतने, तो इसकी रिलैक्सेशन होगी? नहीं। रिलैक्सेशन तो ये तब करेंगे जब उसको बाहर स्पेस हो। अब बाहर ज्यादा फ्लूइड है तो उसकी रिलैक्सेशन नहीं होगी। रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज डायस्टोल और सिस्टोल? डायस्टोल। तो जब बाहर से फ्लूइड इसको प्रेस करे तो उसका क्या नहीं होगा? डायस्टोल। तो ऐसा कंडीशन एक्सिस फ्लूइड की वजह से जब वेंट्रिकल कंप्रेस हो जाए और उसकी डायस्टोल खराब कर सके, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। द कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इफ्यूजन इज द एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन आउटसाइड। यहाँ पे एक तो लेके द कॉमन कॉज इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। द कॉमन कॉज इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के जो कॉमन कॉज है इस कार्डियक टेम्पोनाट की, वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। लेकिन अब जब ये कंप्रेशन हो गई है तो व्हाट विल हैपन? द पेशेंट विल डेवलप अ ट्राइएड। आपकी बात ठीक है, 3 चीजें उस पर आएगी, उसको हम बेक्स ट्राइएड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेक्स ट्राइएड। तो लेके क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में लेके द पेशेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट, द पेशेंट इज यूजुअली presented with sudden onset symptom in emergency। मतलब कार्डियक टेम्पोनाट इज इमरजेंसी। मतलब ये है कि बैठे बैठाए इस पेशेंट को ये सिम्टम्स आएंगे और इसमें देर कभी नहीं करेंगे। ये नहीं कि यार मुझे चेस्ट पेन है, चलो 2-3 दिन बाद में अपने आप को दिखाऊंगा, नहीं, इसमें देर नहीं होती। सडन ऑनसेट सिम्टम के साथ इमरजेंसी में लाया जाता है। और इस बंदे में अ क्लासिकल ट्राइएड इज फाउंड, अ क्लासिकल ट्राइएड इज प्रेजेंट इन दिस, अ क्लासिकल ट्राइएड इज प्रेजेंट नोन एज बेक्स ट्राइएड। वेरी गुड। कि मुझे पीएमडी से स्टेप 3 में पूछा गया था कि व्हाट इज बेक्स ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब क्या है? हाँ जी, आपको पता है ट्राइएड मीन?
ट्राई का मतलब क्या है 3, बाई मीन 2, ट्राई मीन 3, ट्राइएड मीन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्लिनिकल फीचर्स, मतलब कार्डियक टेम्पोनाट बंदे में 3 बातें जरूर होगी। तो ट्राइएड का मतलब यह है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स कि 3 चीजें इन लोगों में जरूर होती है, 3 थिंग्स। अब वो 3 थिंग्स क्या चीजें हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। नंबर 1, इन लोगों में देखिए अभी हम इसको प्रूफ करेंगे 3 चीजें। ये कौन सा एट्रियम है, राइट एट्रियम। इतना याद रखे कि राइट एट्रियम को ब्लड देने वाला वेन दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वीना केवा, ये कौन सा होता है सुपीरियर। और नीचे से कौन आता है, ये नाम सुने हैं ना, ऊपर से बिग वेन आता है सुपीरियर वीना केवा, ये ब्लड देता है किस एट्रियम को, राइट एट्रियम। इंफीरियर वीना केवा नीचे से ब्लड किसको देता है, राइट एट्रियम। अब यहाँ पे देखे भाई इस फ्लूइड ने हार्ट को कंप्रेस किया है, जब कंप्रेस किया है तो इस वेंट्रिकल छोटे हुए कि बड़े, छोटे, तो इसमें ब्लड आना ज्यादा होगा कि कम, कम होगा। तो जब ब्लड आएगा कम तो निकलेगा भी कम, तो बीपी ज्यादा होगी कि कम, कम, तो हाइपोटेंशन। नंबर 1 इज ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। तो याद रखे कार्डियक टेम्पोनाट लोगों में एक क्या होगा, हाइपोटेंशन, बीपी कम होगा। दूसरी बात, जो वाल्व है उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग प्रॉपर होगी, नो। तो इसका मतलब जो हार्ट साउंड है वो नॉर्मल होंगे कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हार्ट साउंड इज कॉल्ड मफल्ड हार्ट साउंड। मफल्ड के अंदर मतलब एबनॉर्मलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हार्ट साउंड विल बी नॉट क्लियर, वो क्लियर हो नहीं होंगे। तो इसमें लेके मफल्ड हार्ट साउंड, इन लोगों में जनाब मफल्ड हार्ट साउंड होता है। और इधर देखे थोड़ा सा इसको समझने, अगर ये दोनों वेंट्रिकल स्क्वीज है, छोटे है, यार ये दोनों एट्रिया पूरा का पूरा ब्लड दे सकेंगे नहीं, क्योंकि ये तो छोटे रह गए हैं। तो इसमें ब्लड ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा। और जब इसमें ज्यादा होगा तो ये बैक प्रेशर किस पे लगाएगा, सुपीरियर, और सुपीरियर वीना के बाद ब्लड जुगुलर वेन से लेता है, तो जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम। तो इसमें लेके इंक्रीज जुगुलर वेन प्रेशर, जुगुलर इंक्रीज जुगुलर वीनस प्रेशर, जेवीपी नाम सुना है ना, तो इंक्रीज जुगुलर वीनस प्रेशर। कुछ बुक्स वाले कहते हैं जेवीडी, इसका मतलब कि जो जुगुलर वेन है उसके अंदर प्रेशर की वजह से वो वेन कंस्ट्रिक्ट होगा कि डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट मीन डायलेट, तो जुगुलर वीनस डिस्टिंक्शन भी होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर। तो ये कितनी चीजें हो गई, 3। वेन एवर अ पेशेंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी बाय देयर कुलीग और फैमिली मेंबर, और ये बंदा ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होता है, ये बंदा बातें नहीं करेगा, लेकिन अगर इसकी बीपी हम चेक करें वो बिल्कुल कम हो, उसकी हार्ट साउंड हम सुने वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो, और इसकी यहाँ पे एक बड़ा सा वेन हमें नजर आए, वेन में प्रेशर ज्यादा मिले, तो दीज 3 थिंग्स इन अ सिंगल पेशेंट इज नोन एज बिग ट्राइएड। ट्राइएड मीन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। और ये 3 चीजें जिस बंदे ने फॉर द फर्स्ट टाइम पेशेंट में देखी थी, उस डॉक्टर का नाम क्या था, बेक। बेक वाज अ डॉक्टर, ये कार्डियोलॉजिस्ट था, इसने ये बात एक बंदे में देखी थी। आज तक उसको हम क्या कहते हैं, बेक ट्राइएड। और बेक ट्राइएड जब भी बंदे में हो, इट इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट। क्लियर है, ये 3 चीज जरूर याद रखे कि कार्डियक टेम्पोनाट पेशेंट में जो ट्राइएड पाया जाता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 थिंग्स। नंबर 1 इज हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड एंड यस रेज जेबीपी। अब इन लोगों ने आगे इसमें जो लिखा है कि फॉर एग्जांपल के डायग्नोसिस लेके इन्वेस्टिगेशन, कि हम इन्वेस्टिगेशन के जरिए कैसे डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम मजीद इसको कैसे कंफर्म करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखें, वी हैव टू गो फॉर इकोकार्डियोग्राम। हम क्या करते हैं, इको, हम इको करते हैं, इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम। देखे ये याद रखे, एक होते हैं ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो तो ईसीजी है, ईसीजी अलग चीज है, इको अलग चीज है, ठीक है। तो हम इको करते हैं, और इको हमें वेंट्रिकल की जो ल्यूमेन कंस्ट्रक्शन है, कोलैप्स है, वो बताता है। ईसीजी आपको कुछ नहीं बताता, ईसीजी आपको एक्टिविटी बता सकता है, लेकिन इको में ये भी पता चलता है कि इन दोनों वेंट्रिकल की कंप्रेशन कितनी हुई है। तो इट विल शो वेंट्रिकुलर, ये हमें वेंट्रिकुलर शाबाश रिलैक्सेशन शो करेंगे कि कोलैप्स, वेंट्रिकुलर कोलैप्स शो करेंगे। तो वेंट्रिकुलर कोलैप्स का मतलब यह है कि किसी ने बाहर से क्या किया है, कंप्रेस किए हैं, और कंप्रेस होने की वजह से ये छोटे रह गए हैं, अब वो सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाते।
تو یاد رکھے ڈگری آف کولیپس جتنا زیادہ ہوگا اتنا سمٹم زیادہ سیویئر ہوں گے. تو یہ بھی MCQs آتا ہے. واٹ از دا گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ٹو کنفرم دا ڈائگنوز آف کارڈیاک ٹیمپوناٹ؟ آنسر از ایکو کارڈیوگرام. ایکو جو ہے نا یہ ہارٹ کے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. کچھ بیماریاں ہارٹ کے اندر ایسی ہے، دل کی بیماریاں جو ECG پک نہیں کر سکتی، تو وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ECG پک نہیں کر سکتی وہ کس ٹیسٹ کے ذریعے پک کیا جاتا ہے؟ ایکو کے ذریعے. یاد رکھیں. تو اگر آپ نے کسی کو ہارٹ ٹیسٹ لکھنا ہے اچھا سا اچھا، اور آپ کہیں کہ اس کے اندر وال سے لے کے چیمبر، ہارٹ کے چیمبر ایک ایک چیز کا پتہ چلے، تو آپ نے کیا ٹیسٹ لکھنا ہے؟ ایکو لکھنا ہے. تو ایکو ول شو بوتھ ایٹریاز اینڈ وینٹریکولر کولیپس. یہ ہمیں کولیپس شو کرے گا. ٹھیک ہے. چیسٹ ایکس رے پھر ہم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ چیسٹ ایکس رے ہم کرتے ہیں. چیسٹ ایکس رے. تو چیسٹ ایکس رے جب ہم کرتے ہیں، چیسٹ ایکس رے میں ہمیں جو ہارٹ ہے وہ جناب ہمارے پاس کیا نظر آئے گا؟ بوٹل شیپ نظر آئے گا. یہ MCQ یاد رکھیں. چیسٹ ایکس رے میں دا ہارٹ از لوکنگ لائک BOTTLE بوٹل شیپ اپیئرنس. بوٹل شیپ اپیئرنس. So bottle shape appearance, it shows abnormal heart. Bottle shape appearance of the heart on chest X-ray of heart on chest X-ray, that is the diagnostic of cardiac tamponade. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے، ایک ہوتے نا ہم نے یہ آگے پڑھیں گے لیکن ان لوگوں کو پڑھایا تھا ٹیٹرولوجی آف فلوٹ، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ TOF اس میں بوٹ شیپ اپیئرنس آف دا ہارٹ ہوتا ہے، وہ بچوں میں ہوتا ہے. لیکن اگر بوٹل شیپ اپیئرنس آف دا ہارٹ آ جائے ان تین چیزوں کے ساتھ، that will be the case of cardiac tamponade. تو MCQs یہ ہے، آپ لوگوں سے دیکھیں جو پلیب ایگزام ہوتے وہ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ a patient was previously known case for pericardial effusion but now early in the morning today suddenly brought by their family member to the emergency in a semi-unconsciousness state. On examination the patient is lethargic and semi-conscious but on measuring blood pressure the BP was very low. ٹھیک ہے. followed by JVP is raised and on auscultation there is muffled heart sound. The patient is suspected for cardiac tamponade. میں نے کیا بولا ہے؟ The patient is suspected کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو cardiac tamponade ہے and chest X-ray was done in emergency. If the patient have cardiac tamponade, what you will suspect on the X-ray? Answer is bottle shape appearance. یہ MCQ اس طرح جاتا ہے کہ bottle shape appearance جب بھی آتا ہے نا ان تین چیزوں کے ساتھ we will think about may or patient can get cardiac tamponade. ٹھیک ہے نا جی؟ کس کی نہیں، یہ ٹرائیڈ اسپیسیفک ہے cardiac tamponade کے لیے. ٹھیک ہے. this is specific for cardiac tamponade. اس کے اور ڈیڈیز نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس میں چیسٹ پین ہے، ہائپوٹینشن ہے، ریز JVP ہے. اب کل ہم نے پڑھا تھا ریز JVP فار ایگزامپل، لیکن اس کے ساتھ ہیپیٹوسپینومیگیلی کا ہونا ضروری ہے، وہ رائٹ سائڈ ہارٹ فیلئر ہے. مطلب کوئی ایک ایسی ہینڈس ہوگی جو اس کو دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں. یہ تین جو ہے نا دیٹ از اسپیسیفک فار کارڈیک ٹیمپوناڈ. یہ کارڈیک ٹیمپوناڈ کے لیے اسپیسیفک ہے. اور اس میں جناب بوٹل شیپ اپیئرنس آتا ہے. ٹریٹمنٹ لکھے. ٹریٹمنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ میں آپ لوگ یہ لکھیں کہ ہم جناب ایگریسو IV فلوئڈ دیتے ہیں. کہتے ہیں ایگریسو IV فلوئڈ. کیوں دیتے ہیں؟ دا ریزن از کہ باہر سے جتنا IV فلوئڈ دیں گے ہم ہارٹ کو پریشرائز کرتے ہیں تاکہ اس کی ڈائسٹول کو بڑھائے، تاکہ زور سے، تاکہ ایکسٹرا جو پریشر ہے اس کو کیا کر سکے؟ کم کر سکے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ہارٹ کی جو ڈائسٹول ہے نا یہ تو مسل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہارٹ کے اندر کنیکٹیو ٹیشوز بھی ہیں. کنیکٹیو ٹیشو اگر ڈیمیج ہو جائے پھر بھی ڈائسٹول نہیں ہوگا. تو جب ڈائسٹول نہیں ہوگا ریز JVP ہوگا، مفلڈ ہارٹ ساؤنڈ. SLE is an autoimmune damage which can cause diastolic failure. SLE سے بھی کارڈیک ٹیمپوناڈ ہو سکتا ہے. پیریکارڈل ایفیون سے 100% کارڈیک ٹیمپوناڈ نہیں ہوگا. کارڈیک ٹیمپوناڈ یوزولی پیریکارڈل ایفیون سے ہو سکتا ہے، لیکن ریئر کیسز میں SLE آٹو امیون ڈیزیز سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کیسز کے اندر بھائی پیشنٹ ہم سے کولیپس کر رہے، کولیپس کیوں کر رہے؟ اس کا BP کیا ہے؟ کم ہے. تو اگر BP کم ہے تو بلڈ فلو ٹو دا برین کیا ہے؟ کم ہے. تو اب سے بندہ جانے والا ہے. تو کوشش کرنے کی اس کی جو ریسسیٹیشن ہے، فلوئڈ ہے، وہ ہم بڑھائیں. تو ایگریسو کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ فلوئڈ دیں گے تاکہ پیشنٹ کی BP کسی حد تک ہم کیا کریں؟ ریس کر سکیں. BP ہم پھر اس کے بعد نیکسٹ لکھے
کہ एग्रेसिव आईवी फ्लूइड के साथ साथ अगर इसकी काज क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, तो हम उस एक्सेस फ्लूइड को बाहर ड्रेन करेंगे, दैट इज पेरिकार्डियोसिंथेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस। पेरिकार्डियोसिंथेसिस, टेकिंग एक्सेस fluid from pericardial cavity, that is called pericardial what synthesis। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखें कि जो एक्सेस फ्लूइड इस केविटी के अंदर है, इधर देखें, अगर हम नीडल यहाँ से पास करें नीडल, और जो पेरिकार्डियल केविटी है उससे जो एक्सेस फ्लूइड है वो बाहर निकाले, तो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, कंप्रेशन कम हो जाएगा, इसको डीकंप्रेशन कहते हैं। और जब हार्ट प्रेशर कम होगा वो प्रॉपरली क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा वो आउटपुट ठीक करेगा, ये सिम्टम बहुत ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये उस कंडीशन में करते हैं अगर कार्डियक टेम्पोनाट की जो रीजन है वो पेरिकार्डियल क्या हो, वो इफ्यूजन हो। और आखिर में लेके ट्रीट द अंडरलाइंग काज, कोई और काज हो तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट द अंडरलाइंग काज। लेकिन अब आप पेपर में बैठे हैं, क्लिनिकल मेडिसिन है, आप लोग को क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर व्हाट शुड बी योर इनिशियल प्लान फॉर द मैनेजमेंट एज अ डॉक्टर, आंसर इज एग्रेसिव आईवी फ्लूइड। याद रखें, पेपर में आप बैठे हैं, आपको ये दिया गया है कि एक पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनाट हो चुका है, एज अ डॉक्टर व्हाट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस इन द मैनेजमेंट। अब वहां पे भाई पेशेंट मर रहा है, आप ये ना देखें कि इसकी काज क्या है, इफ्यूजन है कि क्या है, पहले उसको स्टेबल करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा इमरजेंसी में किसी डिजीज की काज जो भी हो, हम डायरेक्ट क्या स्टार्ट कराते हैं, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कराते हैं। तो एग्रेसिव आईवी फ्लूइड इज द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट। तो इनिशियल है और इसको आप लोग एमसीक्यूज देखें, ये एमसीक्यूज में आते हैं क्लिनिकल में। तो वट एवर द काज ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट एग्रेसिव आईवी फ्लूइड। क्लियर है, बस इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, कल इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वल्वुलर हार्ट डिजीज सारे पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, कल जुम्मा है, ये मैं अनाउंस करने वाला था। टुमारो क्लास विल बी एट 2:15 2:15। ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन चलो उन लोग से मैं डिस्कस करूंगा, अगर वो कर सकते हैं आप लोग को।